लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉर्क एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। टॉर्क एक्चुअली क्या होता है या फिर उसकी डिपेंडेंसी एंड उसकी वेक्टर फॉर्म हम एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की या ट्रांसलेशनल मोशन की, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है, वहां पर जो केस था वो स्ट्रेट मोशन में बोल सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, वहां पर उसको हम फोर्स बोलते थे। लेकिन वही फोर्स अगर कोई दूसरा इफेक्ट शो करे, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया लेकिन फोर्स लगाने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, वो टर्न किया है, ठीक है। टर्न कैसे? सपोज पार्टिकल P था, आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो पार्टिकल है वो आपका टर्न किया, उसके बाद वो जो वैल्यू बनेगी वो आपका क्या बनती है? टॉर्क। अब डेफिनेशन लिखते हैं, टॉर्क क्या होता है आपका? टर्निंग इफेक्ट ऑफ force on applying on a rigid body, उसको आप क्या बोलते हो? टॉर्क बोलते हो। अब डेफिनेशन को समझते हैं। फोर्स बोला इसने, फोर्स आपने अप्लाई किया किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर। अब वो जो फोर्स है यहाँ पर डिपेंड भी करेगा कि आपने किस तरीके से लगाया है, कौन सा फैक्टर ऐसा चूज किया है कि उस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, वो तो डिपेंडेंसी हम बाद में देखेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर आप पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो टर्न करता है, वो आपका क्या होता है? आपका टॉर्क। अब टॉर्क के लिए अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं हम, आइदर फोर्स मल्टीप्लीकेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि आइदर फोर्स अप्लाइंग ऑन ए रिजिड बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन जब हम डेफिनेशन लिखेंगे या फिर कंप्लीट लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बतानी है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी आपकी, अब इसने बोला रिजिड बॉडी, तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी बना लेते हैं। ये रिजिड बॉडी है। अब ये जो रिजिड बॉडी है हमने रोटेशन पढ़ा था, ये क्या करती है? एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब मान लेते हो आपने यहाँ पर फोर्स लगाया आपने इस तरीके से। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है फोर्स अप्लाइंग ऑन ए बॉडी, वो आपका आइजर फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन, वो आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो आपका क्या देता है? आपको r, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैटर करता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी है, वो भी इफेक्ट डालेगी टॉर्क कितना है, या फिर फोर्स अप्लाई कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है, वो भी इफेक्ट डालेगा कि आपका टॉर्क कितना आएगा। इसके बाद अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें, डिपेंडेंसी में क्या लिखना है हमें? डिपेंडेंसी के लिए टॉर्क कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा, वो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है। अब जब भी हम बात करते हैं टॉर्क के लिए तो फर्स्ट वन आपका फैक्टर कौन सा है? फोर्स। क्या आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है, टॉर्क उसके अकॉर्डिंग होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है आपके पास, नहीं है मतलब वैल्यू क्या है उसकी? जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि जो ये P पार्टिकल है वो यहाँ पर पहुँच गया सपोज R का। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मतलब तो यही है कि ये जो मैंने डिस्टेंस बनाई है वो क्या है आपकी? यहाँ पर है। मतलब P पार्टिकल के ऊपर फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर अगर फोर्स लगाया है तो वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क आपका जीरो आएगा। टॉर्क जीरो आने का मतलब है जिस पार्टिकल को आप टर्न करना चाहते थे वो टर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कितनी कर दी? जीरो है उसके फोर्स के बीच में और एक्सिस ऑफ द रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी नहीं है। दैट्स वाई आपका टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम के अंदर जो ये P पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये P पार्टिकल, इस P पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्स लगाना है।
अब ये फोर्स आपने कैसे अप्लाई किया है, इस तरीके से आपको ये अच्छे से बनाना है। फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये है। अब ये जो P पार्टिकल है, P पार्टिकल की ये जो R लिखा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये जो मैंने R लिखा है, इस R का मतलब है P पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है ये इस केस के अंदर कि P पार्टिकल की पोजीशन O से इतनी है, मतलब यहाँ इसकी पोजीशन है ये। अब एक्सिस ऑफ द रोटेशन क्या है आपकी, जेड एक्सिस है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्सिस ऑफ द रोटेशन से। परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो वैल्यू मतलब ओ एन की वैल्यू आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी हमें क्या मिलेगा, टॉर्क की वैल्यू। अब टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क क्या है, हमने लिखा फोर्स, मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको लिखना है ओ एन। क्या लिखना है, ओ एन। अब अगर आप यहां से ओ एन को फाइंड आउट करते हो तो आपको कौन सी ट्रायंगल चूज करनी है, ओ पी और एन। आपको फाइंड आउट करना है ओ एन। अब जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और गिवन क्या है आपको, आर। तो यहां से जब भी आप ओ एन निकालेंगे तो वो आपका कितना आएगा, आपका आएगा वो आर साइन थीटा। ओके, जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हो, सपोज हमें वो काम नहीं करना है एक्चुअली, जो टाउ होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, हम लिख देते हैं आर क्रॉस एफ। यहाँ पर मैंने उसको क्रॉस बोला है, ध्यान रहे, और ऊपर मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया। जब भी वेक्टर की बात करेंगे और क्रॉस आएगा तो वहाँ पर वो डिफरेंट मतलब है उसका कि वो है क्या एक्चुअली। यहाँ पर वो जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। अब ये मल्टीप्लीकेशन चेंज कैसे हो गई क्रॉस के अंदर, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब टॉर्क होता है आपका फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन है, वो हमने कितनी निकाल ली है, आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, टॉर्क का फॉर्मूला बना आपके पास एफ आर साइन थीटा, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला है। लेकिन जब भी आप साइन थीटा को खोलते हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा ऑलवेज आपका खुलता है एफ क्रॉस आर। लिखने के लिए आप इसको एफ क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, इसको आप आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये भी लिख सकते हैं आप। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि जो टाउ है वो आर क्रॉस एफ है या एफ क्रॉस आर है, दोनों इक्वल अगर हम बोल देते हैं, मैंने इसको यहीं पर मान लो इक्वल लिख दिया, ये हटा देते हैं, यहीं पर सपोज मैंने लिख दिया एफ क्रॉस आर और इक्वल लिख दिया मैंने दोनों के बीच में, तो ये आपका रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है हमारा, ये रॉन्ग है आपका। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज टाउ अगर आप लिख रहे हो आर क्रॉस एफ तो ये नॉट इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर के। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम वेक्टर में पहुंच गए, अब हम क्रॉस जो प्रोडक्ट होती है उसकी डायरेक्शन आप स्क्रू रूल से बताते हो। स्क्रू रूल क्या होता है आपका, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आपको क्या करना होता है, आपकी फिंगर्स करनी होती हैं। फिंगर फर्स्ट वेक्टर मैंने लिखा है आर, मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बता रही हूँ। जब भी आप आर लिखेंगे, आर की डायरेक्शन में आपको फिंगर करनी है, कर ली। एफ की डायरेक्शन में आपको उसको घुमाना है, घुमा दिया, अब उसको ऐसे घुमाओ आर क्रॉस एफ, तो ये जो अंगूठा है वो आपको क्या देगा, टाउ की डायरेक्शन बताएगा कि जो टॉर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। अब जब ये आर क्रॉस एफ करोगे तो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव प्लस जेड में आएगी, लेकिन अगर आप यही चीज एफ क्रॉस आर लिखोगे तो वो नेगेटिव एक्स आएगी। दैट्स वाई दोनों क्या है आपके नॉट इक्वल टू। अगर आपको वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो इजीली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इसके स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस कैसे, अब मान लो ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा आपका क्या हो सकता है, मान लेते हैं सबसे पहला केस तो यही है कि अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क तो जीरो होगा ऑटोमेटिकली। अगर आप आर की बात कर रहे हो, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिल्कुल ही यहाँ पर आ जाएगी और अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क जीरो आएगा। एग्जाम्पल क्या है आपका, अगर आप दरवाजे को खोलना चाहते हो तो दरवाजे, अगर वो जो दरवाजा है, ठीक है, सपोज ऐसे है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो कैसे रोटेट करता है, ऐसे, मतलब
मतलब अगर आपको खोलना है तो ऐसे खोलेंगे, बंद करना है तो ऐसे बंद करेंगे। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन के ऊपर ही आ गए हो आप। अब आप यहाँ पर आकर फोर्स लगा रहे हो दरवाजे के ऊपर उसको खोलने के लिए। अब अगर आप उसकी हिंग्स पर, इसको हिंग्स बोलते हैं, जिस भी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, यहाँ पर आप चाहे कितना ही फोर्स लगा लें लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया है, फोर्स जो भी जिस भी पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो टॉर्क क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। लेकिन ये दरवाजा है, सपोज एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये है, लेकिन यही फोर्स अगर आप यहाँ पर लगाते हैं इस पॉइंट पर, उसके जो भी हैंडल है उसको पकड़ेंगे, फोर्स ऐसे लगाएंगे। अब जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन है ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 का। तो इसका मतलब है जो साइन थीटा है मतलब 90 है, और जो 90 होता है साइन थीटा 90 मतलब 1 होती है वैल्यू, तो उस टाइम पे जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क आने का मतलब क्या है कि टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब जब आप यहाँ पर फोर्स लगा के उसको खोल रहे हो, यहाँ पर हैंडल को पकड़ो, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, तो वो जो दरवाजा है आपका खुलेगा। खुलने का मतलब क्या है, वो टर्न किया है, और टर्न किया है इसका मतलब क्या है कि आपका टॉर्क मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी पता चल गई। फोर्स आपको कौन से पॉइंट पे लगाना है इस यूनिट के अंदर वो ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया उसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया वो मूव किया। यहाँ पर ये पॉइंट भी डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स है वो कौन से पॉइंट पे लगाया है। ओके, अब वही फोर्स अगर आप इस पॉइंट पे लगा रहे हो, यानी कि दरवाजे के एग्जांपल से आई थिंक आपको क्लियर है कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है। तो ये था आपका टॉर्क के बारे में। इसके बाद एक कई बार कोई भी अगर हम उसकी बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो एक्चुअली नहीं पूछा जाता, कोई भी अगर क्विज होती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन। आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूला लिख दिए जाते हैं और फॉर्मूले में आपसे पूछा जाता है कि कोई भी दो ऐसी क्वांटिटी चूज करके बताओ जिसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका सेम आता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर जो भी सिमिलरिटी हमें देखनी है और डिसिमिलरिटी भी देखनी है। अगर आप बात कर रहे हो वर्क की और टॉर्क की, ऊपर लिखा हुआ है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट ही, बिकॉज वर्क और टॉर्क का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखेंगे तो दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है। इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सेम है, ये सिमिलरिटी है। और डिसिमिलरिटी क्या है, टॉर्क आपका वेक्टर फॉर्म है, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है कि आर पहले लिखा है या एफ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है और वो वेक्टर फॉर्म में जाती है, मतलब उसकी वेक्टर फॉर्म है ये जो हमने यहाँ पर लिखी है। लेकिन जो वर्क है आपका वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर फंक्शन है, और जो टॉर्क है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिसिमिलरिटी है, और लेकिन जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों का वो सेम है। ये आपका एक की पॉइंट है आपको आपके माइंड में रखने के लिए कि वर्क एंड टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें भी हम टॉर्क का ही डिस्कशन करेंगे फर्दर। अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी है टॉर्क की और उसका उसका फॉर्मूला, उसके बाद हम उसका रिलेशन भी पढ़ेंगे किसी और क्वांटिटी के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।